कृष्णदेवराय इनमें से किसके समकालीन थे? तो फटाफट से आपको बताना है। आप सब जानते हैं कि कृष्णदेवराय है ना दक्षिण भारत के सबसे समृद्ध और सबसे प्रतापी शासकों में गिने जाते हैं। दक्षिण भारत में, ये मैं नहीं कह रहा, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी उसकी तुजो के बाबरी, उसमें इसने इस बात का वर्णन किया है। उसने कहा है कि दक्षिण भारत में अगर सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली कोई राजा है तो वो कृष्णदेवराय है। जब वो अपनी इस आत्मकथा में कृष्णदेवराय के बारे में लिखता है तो वो बताता है कि कृष्णदेवराय की स्थिति क्या थी, कृष्णदेवराय कैसे शासक थे, और उनको शक्तिशाली राजा बाबर ने अपनी आत्मकथा में माना है तो जो के बाबरी में। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और जो कृष्णदेवराय थे उनका शासन काल है बेटा 1509 से लेकर, है ना, 1509 से लेकर 1529 तक, है ना। आप सब जानते हैं कि जो आपका विजयनगर साम्राज्य था, है ना, विजयनगर साम्राज्य था, यहीं पर उन्होंने भी शासन किया था। इनके कुछ मंत्री हुआ करते थे जिनको अष्टप्रधान के नाम से भी जानते हैं। जबकि बाबर में भारत का शासन क्या रहा था? बाबर का भारत में शासन 1526 से 1530 तक रहा था। मतलब कहीं ना कहीं 3 साल कॉमन है बाबर और कृष्णदेवराय की। तो आपका शेरशाह नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा, सॉरी बाबर हो जाएगा, हुमायूं नहीं। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि कृष्णदेवराय का शासनकाल 1526 से 1509 से 1529 और बाबर का शासनकाल 1526 से और 1530 तक। इसके बाद हुमायूं का आता है 1530 से। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि बेटा अकबर का आता है 1556 से। अकबर के बाद जहांगीर का आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां का आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब का आता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। बाबर, हाँ बाबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? क्या पूछ रहा है? कह रहा है कैबिनेट मिशन बेटा भारत में कब आया था? आप सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन का गठन किसके द्वारा किया गया था, इसको सबसे पहले आप लोगों ने पता करना है। कैबिनेट मिशन का गठन वहां के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो वहां के प्रधानमंत्री थे रिचर्ड क्लीमेंट एटली, आरसी एटली जिनको कहा जाता है। तो रिचर्ड क्लीमेंट एटली के द्वारा, है ना। और इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिए इसका अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस, है ना। पैंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, पैंथिक लॉरेंस। और ये कब भारत में आया? ये आया भारत में मार्च 1946, है ना। मार्च 1946 में भारत आया था। 1946 में ये भारत आया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था भारत? 1946 में आया था। इसके 3 काम थे। एक था भारत में राज्यों का वर्गीकरण करना, इसने समूहीकरण किया था राज्यों का। और दूसरा इसका काम था भारत में संविधान सभा का गठन करना। और तीसरा था अंतरिम सरकार का गठन करना, है ना, अंतरिम सरकार का गठन करना। तो आप सब समझ गए, इसमें 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस इनका अध्यक्ष था। मार्च 1946 में ये भारत आया था, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। राइट आंसर आपका 1946 हो जाएगा। अगला सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी? जीडी में पूछा गया कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी, एसएससी जीडी में पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी। तो उसी से मिलता जुलता सवाल आपका मैंने रखा है, वैसे ही सवाल, क्योंकि इन्हीं टॉपिक के आसपास सवाल पूछेगा। आज मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है बेटा कि आज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के सवाल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बताएंगे मुस्लिम लीग की अगर बात करें हम लोग, तो मुस्लिम लीग की जो मुस्लिम लीग एक भारत में पार्टी हुआ करती थी जिसके सर्वोच्च मुखिया मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग थे, है ना। तो आपको पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो बताएंगे कोई आप में से? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बकार उल मुल्क, है ना। तो आप याद रखिएगा कि इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक मुस्लिम लीग के थे बकार उल मुल्क। पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। बकार उल मुल्क और इसके साथ साथ सलीमुल्ला, है ना, सलीमुल्ला। तो सलीमुल्ला और बकार उल मुल्क, इन दोनों ने, और भी कई साथी थे इनके, इन्होंने 30 दिसंबर, कब? 30 दिसंबर 1906 में, कब? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसका गठन किया था। कहां पर किया था? ढाका में, जो आज के समय बांग्लादेश की राजधानी है ना। सन 1908 में मुस्लिम लीग ने अपना संविधान तैयार किया था, है ना। मुस्लिम लीग ने अपना संविधान तैयार किया था।
है ना, इनका संविधान कब तैयार हुआ था? सन 1908 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने एक साथ अधिवेशन कब किए थे? तो आप याद रखिएगा कि 1916, एक ही शहर में थे दोनों के अधिवेशन, लखनऊ में। तो ये सवाल पूछा जा चुका है आपके जीडी की परीक्षा में। तो आप याद रखिएगा कि लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन भी था और मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी था, इस बात को आप याद रखेंगे। चलेगा, तो इतने सारे सवाल लिखने के बाद हम लोग आगे सवाल पर चलते हैं। तो 1906 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 1906 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला सवाल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? भगत सिंह के द्वारा, खुदीराम बोस के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, या रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा, या रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा? तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का, हाँ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अर्थात जो कातिल है, जो अत्याचारी है, उसके बाजुओं में कितना ताकत है, अब हमें देखना है। हम अब सर अगर कटाना होगा तो कटा देंगे, हमारे दिल में अब ऐसी देश के लिए अब क्रांति है। तो अब आपको बताना है कि किसने कहा था, भगत सिंह ने, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर, या रामप्रसाद बिस्मिल? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका रामप्रसाद बिस्मिल, आपका सही आंसर हो जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से थे और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इनको क्या किया था, इनका जन्म हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, शाहजहांपुर में जन्म हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल की यदि बात करें तो ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, न केवल क्रांतिकारी थे बल्कि ये बढ़िया कवि भी थे, बहुत अच्छा लिखते थे ये बिस्मिल साहब, बड़ा अच्छा लिखते थे रामप्रसाद बिस्मिल साहब। रामप्रसाद बिस्मिल के लिए पूछा जाता है कि इनको फांसी किस जेल में दी गई थी, क्योंकि इनको फांसी दी गई थी और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, एचआरए के सदस्य थे। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, एचआरए के मेंबर थे। एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एचआरए की स्थापना कब हुई, तो एचआरए की स्थापना याद रखिएगा 1924 में। आजाद है, रामप्रसाद बिस्मिल है, इन लोगों ने मिलकर की थी 1924 में। कहां पर की थी बेटा? कानपुर में की थी, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो एचआरए की स्थापना कानपुर में की गई थी, 1924 में की गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल एचआरए के सदस्य थे। रामप्रसाद बिस्मिल जो काकोरी कांड था उसमें पकड़े गए, और कौन से जेल में इनको फांसी दी गई, कोई बताएगा आप में से? कौन से जेल में बेटा फांसी दी गई थी? कोई नहीं बता रहा। लखीमपुर, लखनऊ, नहीं, गोरखपुर जेल में। आप लोग कैसे बातें कर रहे हो? गोरखपुर जेल में, शाहजहांपुर से थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। भारत के पहले वायसराय इनमें से कौन थे? आप सबको बताना है भारत के पहले वायसराय। देखो, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर की यदि बात करूं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की जब बात आएगी तो प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का कौन? वो आपका कौन था बेटा, कोई बताएगा आप में से? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था बेटा? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो कौन था वायसराय? कैनिंग था। भारत का पहला भारत सचिव कौन था? तो भारत का पहला भारत सचिव की यदि बात करूं तो पहला भारत सचिव था लॉर्ड स्टेनली। कौन था? लॉर्ड स्टेनली। तो ये सारे पदनाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ भी आपका पूछ सकता है। कैनिंग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कैनिंग आपका 1856 में भारत का क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था, और इसी को 1858 में वायसराय कहा जाने लगा। 1858 से इसी व्यक्ति को वायसराय भारत में कहा जाने लगा। इस बात को भी आप सभी साथी यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। कैनिंग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय बेटा कैनिंग हुआ करते थे। तो आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे, है ना। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? आपका यहाँ आंसर करना है कि जो महात्मा गांधी थे वो किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। कृति का मतलब होता है किसकी रचनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों के सामने है कि महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। आपको बता देता हूं कि एक लेखक हुआ करते हैं लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय के बारे में कहा जाता है कि ये 19वीं सदी के, है ना, 19वीं सदी के विश्व के सबसे सम्मानित लेखक हुए हैं। विश्व के सबसे सम्मानित लेखक हुए हैं। विश्व के सबसे सम्मानित लेखक हुए हैं लियो टॉलस्टॉय। बेटा ऐसे सवाल आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी, कोई नहीं कराएगा आपको ये सवाल, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। ये सिर्फ मैं करा सकता हूं, और इस बात को गर्व के साथ मैं कहता हूं, मैं करा सकता हूं बेटा ये सवाल, कोई नहीं कराएगा आपको। और यही सवाल आपकी परीक्षाओं में जब पूछे जाते हैं तो आप उन सवालों को गलत करके आते हैं, मुझे पता है। यहां सवाल बच्चे गलत कर रहे थे, किसी ने नहीं कहा लियो टॉलस्टॉय। अब भी बहुत सारे बच्चे कार्ल मार्क्स कह रहे हैं या लेनिन कह रहे हैं। आप गड़बड़ कर रहे हो बेटा। आपसे मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग प्लीज, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं और आप लोग 7 दिन ये सीरीज ले लो आपका कल्याण, बेटा पढ़ाई में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता, कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। हम 1 अगस्त से क्लास आपको दे रहे हैं, 1 अगस्त से। जिस बच्चे ने शुरुआत से हमारी क्लासेस ली होंगी, आज वो बच्चा बहुत कंफर्टेबल स्थिति में होगी। अरे मैं कराने का मतलब एग्जामपुर कराता है, विवेक सर कराए, मैं कराऊं, बात तो एक ही है। मैं अपने एग्जामपुर की बात तो कर ही रहा हूं कि हम लोग कराते हैं।
मैंने जब कहा कि मैं कराता हूं तो कह रहा सर विवेक सर कराते हैं। विवेक सर तो अच्छे क्वेश्चन कराते, मैं वही तो कह रहा हूं, हम लोग कराते हैं, एग्जाम पूरा कराता है, बाकी कोई नहीं कराता। अगर कोई आप लोगों से कहे कि 2 दिन आप इस सीरीज को ले लो या 1 महीना या 1 हफ्ता से सप्ताह सीरीज को ले लो, उससे कुछ नहीं होता, शॉर्टकट तरीका है वो सिर्फ। आप बढ़िया से पढ़ाई करिए। तो 19वीं सदी के विश्व के सबसे सम्मानित लेखक कहे जाते हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पूछा जाता है कि ये किस देश से हैं, कहां ये पैदा हुए, तो आप याद रखिएगा कि ये रूस में पैदा हुए। कहां पर? रूस में। रूस की सेना में भी भर्ती हुए थे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। रूस की सेना में भर्ती हुए थे और इन्होंने रूस की तरफ से क्रीमिया युद्ध को भी लड़ा था, है ना। क्रीमिया का जो युद्ध था, क्रीमिया के युद्ध में भी ये शामिल हुए थे और क्रीमिया के युद्ध के बाद इन्होंने सेना को छोड़ दिया। 1 साल तक सेना में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद इन्होंने सेना को छोड़ दिया और लेखन का कार्य करने लगे और विश्व में बहुत कम समय में एक बहुत बढ़िया पहचान बना ली लियो टॉल्स्टॉय ने। इस बात को आप लोग याद रखिए। इनकी एक रचना है जो कि दुनिया में बहुत फेमस है, युद्ध और शांति। गांधी जी इस रचना से बड़े प्रभावित थे, युद्ध और शांति, इसलिए तो गांधी जी अहिंसा की बात करते थे। गांधी जी के पास ऐसे सब लोगों का अनुभव था उनके जीवन में, उन सब लोगों से उन्होंने सीखा था जो पहले युद्ध की बात करते थे और धीरे धीरे वो कैसे शांति की राह पर चले। तो उन्होंने समझाया उन लोगों ने कि युद्ध और शांति में क्या फर्क है। तो इनकी एक रचना है, ये सवालों में पूछी जा चुकी है कि युद्ध और शांति किसकी रचना है, तो युद्ध और शांति इन्हीं की रचना है, ठीक है। वॉर एंड पीस, तो वॉर एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। और गांधी जी इन्हीं को पढ़ते थे, इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित थे गांधी जी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा अर्थात डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? भारत को डोमिनियन स्टेट किस तारीख को दिया गया? आप सबको बताऊं कि आप सब पूछ रहे थे कि सर विपुल सर बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अब विपुल सर कल सुबह 9 बजे से एक बड़ी क्रांति लेकर आप सबके सामने आ रहे हैं, एक अच्छी तैयारी के साथ। विपुल सर कह रहे थे कि सर अब मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं, इसीलिए मैं मतलब कुछ बहुत दिनों से इतनी तैयारी कर रहा था बच्चों के लिए कि 20 में 20 आ जाएं बच्चों के। तो बहुत गहन अध्ययन के बाद और बहुत रिसर्च के साथ तुम्हारे सामने आने वाले हैं कल सुबह 9 बजे। तो ये खुशी की बात है, गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए, ढोल बजवा दिया जाए कि कल से विपुल सर सुबह 9 बजे उतर रहे हैं मैदान में बैटिंग करने, ठीक है। तो और 20 आउट ऑफ 20 के लिए, अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 लेने तो विपुल सर से पढ़ना है। अगर नहीं लेने आपको 2-4 क्वेश्चन करने तो फिर मत पढ़ो विपुल सर से, मेरा सीधा कहना है आपसे। अगर 5-7 सवाल 10 सवालों से खुश हो तो फिर रहने दो विपुल सर से पढ़ने के लिए। कुछ बड़ा करना है तो जुड़ो कल सुबह 9 बजे, ठीक है। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा अर्थात डोमिनियन स्टेट को, आ रही बात समझ में? आओगे? भारत को अधिकार क्षेत्र का जो दर्जा अर्थात डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा है वो कब मिला बेटा? तो आप सबको पता है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ। तो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। और इसी 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया, है ना। भारत को केवल नहीं बल्कि भारत के साथ पाकिस्तान को भी 14 अगस्त को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया, अर्थात भारत और पाकिस्तान अपना भाग्य अब स्वयं लिखेंगे। अधिकार इनको इस बात का दिया गया। तो क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947, ये रहा 15 अगस्त 1947। अगले सवाल पर आ जाते हैं